9 सितंबर 1965 का दिन था। पाक भारत जंग जोरों पर थी। मगरबी पाकिस्तान से 1500 मील दूर मशरकी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत ढाका में एक पुरइसरार सरगर्मी हो रही थी। नेवी का एक स्टीवर्ड जिसका नाम मुजीब था, वो लोगों की नजरों से बचता बचाता धान मंडी में पहुंचा। यहां एक घर से उसे 4000 रुपए नकद दिए गए, जो आज की करेंसी में चंद लाख रुपए बनते हैं। उसने ये रकम ली और जिस खामोशी से आया था उसी खामोशी से चलता बना। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये धान मंडी का घर किसका था? ये घर शेख मुजीबुर रहमान का था और ये साजिश या मुबैना साजिश तारीख में अगरतला साजिश के नाम से आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या ये वाकई कोई साजिश थी या कहानी कुछ और थी? उस वक्त के अखबारात में क्या लिखा गया और बाद में शेख मुजीबुर रहमान और उनके साथियों ने इस मंसूबे के बारे में क्या क्या कहा? गैर मुल्कियों ने अपनी किताबों में इस साजिश के बारे में क्या लिखा? मैं हूं फैसल वड़ाइच और देखो सुनो जानो की मिनी सीरीज 71 में हुआ क्या था में आज हम आपको यही सब दिखाएंगे। मशरकी बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, इसकी सरहद से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर भारत के अंदर ये छोटा सा शहर अगरतला है। ढाका से गाड़ी पर चलें तो अगरतला पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा, जबकि बांग्लादेश के बॉर्डर से अगरतला का सफ़र महज 15 से 20 मिनट का है। 1964 में इसी शहर में एक तारीख साज खुफिया मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारतीय इंटेलिजेंस अफसरान के साथ मुबैना तौर पर अवामी लीग के कायद शेख मुजीबुर रहमान भी मौजूद थे। मुलाकात में मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक मंसूबे पर गौर किया गया। मुबैना तौर पर मंसूबा ये था कि मशरकी पाकिस्तान में मौजूद पाक फौज के कुछ बंगाली यूनिट्स बगावत करेंगे। फिर वो ये करेंगे कि मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फौजियों को कैद कर देंगे। फिर यूं कि वो मशरकी पाकिस्तान के कुछ इलाकों पर कब्जा करके आज़ादी का ऐलान कर देंगे और ये आज़ाद मुल्क बांग्लादेश होगा। इसके बाद ये होगा कि आलमी हिमायत के लिए भारतीय हुकूमत सबसे पहले बांग्लादेश को एक आज़ाद मुल्क, एक सॉवरन स्टेट के तौर पर तस्लीम कर लेगी, रिकग्नाइज कर लेगी। और फिर भारतीय हुकूमत ये करेगी कि मगरबी पाकिस्तान के साथ मशरकी पाकिस्तान के हवाई और समंदरी रास्ते ताकत के ज़ोर पर बंद कर देगी, ताकि मगरबी पाकिस्तान से कोई फ़ौज मशरकी पाकिस्तान ना पहुंच सके। फिर जब मुकाबले पर कोई नहीं होगा तो मशरकी पाकिस्तान के यही बागी फ़ौजी मशरकी पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी आज़ादी का ऐलान करके आज़ाद हुकूमत कायम कर लेंगे। मीटिंग बर्खास्त हुई और शेख मुजीबुर रहमान ढाका वापस आ गए। इस मीटिंग और इस प्लानिंग को अगरतला साजिश के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान वापस आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ? अगरतला साजिश को आगे बढ़ाने में शेख मुजीबुर रहमान का राइट हैंड पाक बहरिया का एक ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर मुअज़्ज़म हुसैन था। अखबारात के मुताबिक शेख मुजीबुर रहमान और मुअज़्ज़म हुसैन दोनों को भारत से भारी रकूम की शक्ल में माली मदद मिलती थी। ये रकम वो आपस में और अपने साथियों में बांट लेते थे। भारत की तरफ से ये रकम मुबैना तौर पर ढाका में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर का फर्स्ट सेक्रेटरी PN ओझा भेजता था। 65 की जंग के दौरान भी ये मंसूबा खामोशी से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही इस खुफिया मंसूबे में 1500 लोग शामिल हो गए। मुअज़्ज़म हुसैन और उसके साथियों की भारतीय हाई कमीशन के अफसरों से कई मुलाकातें हुई। अवामी लीग के रहनुमाओं ने अगरतला जाकर भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल मिश्रा, मेजर मेनन और दीगर कई लोगों से भी मुलाकातें की। इन लोगों ने ढाका, चिटागांग और कराची समेत कई जगहों पर खुफिया इजलास भी किए। ये इजलास भी जारी थे, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान सियासी कोशिशों में भी लगे हुए थे कि मशरकी बंगाल को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी, ऑटोनॉमी दिलवाई जाए। अगर ऐसा हो जाता, ये खुद मुख्तारी दे दी जाती, तो कुछ लोगों का मानना है कि बांग्लादेश कभी ना बनता।
اس اٹانومی کے لیے عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان کی قوم پرست جماعتوں کے ساتھ مل کر 6 نکاتی مطالبات پیش کیے۔ یہ مطالبات شیخ مجیب الرحمان نے لاہور میں سیاسی جماعتوں کے ایک اجلاس میں پیش کیے تھے۔ یہ مطالبات مشرقی پاکستان کی خود مختاری کے لیے پیش کیے گئے تھے، لیکن مغربی پاکستان میں جنرل ایوب خان نے انہیں پاکستان سے علیحدگی کا نعرہ قرار دیا۔ لیکن یہ 6 نکات تھے کیا جنہیں وہ علیحدگی کا اعلان سمجھ رہے تھے؟ ہوا یہ کہ فروری 1966 میں لاہور میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں شیخ مجیب الرحمان نے پہلی بار یہ 6 نکات پیش کیے۔ ان نکات میں مطالبہ پیش کیا گیا تھا کہ 1940 کی قرارداد پاکستان کے مطابق منتخب پارلیمنٹ کی سپرمیسی قائم کی جائے، یعنی ڈکٹیٹرشپ ختم کی جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ صرف ڈیفنس اور فورن افیئرز کو ڈیل کرے گی، باقی ڈپارٹمنٹس صوبوں کو ملیں گے۔ تیسرا نقطہ اس کا یہ تھا کہ ملک کے دونوں حصوں کی کرنسی الگ ہوگی۔ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کی طرف پیسے کی منتقلی کو روکا جائے گا اور مشرقی پاکستان کے فورن ریزروز کو باقی پاکستان سے الگ کیا جائے۔ فیڈرل گورنمنٹ کوئی ٹیکس نہیں لگائے گی، صوبے اپنے ٹیکسز خود لگائیں گے اور فیڈرل گورنمنٹ کو فنڈز دیں گے۔ صوبوں کو دوسرے ملکوں سے تجارت کرنے کی بھی اجازت ہوگی۔ مشرقی پاکستان کے لیے الگ پیراملٹری فورس قائم کی جائے گی۔ یہ تھے وہ 6 نکات۔ تو لاہور میں اپوزیشن کے اجلاس میں ان 6 نکات پر کچھ زیادہ بات نہیں ہوئی، لیکن چند روز بعد 22 فروری 1966 کو عوامی لیگ کی مجلس عاملہ ایگزیکٹو کونسل میں یہ 6 نکات منظور ہو گئے۔ 6 نکات کے پمفلٹس چھپوا کر تقسیم کیے جانے لگے۔ ایوب خان کی حکومت ان 6 نکات کو پاکستان کے خلاف سازش کے طور پر دیکھنے لگی۔ چنانچہ مئی 1966 میں شیخ مجیب الرحمان کو ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت حراست میں لے لیا گیا اور مجیب الرحمان 1.5 سال قید میں رہے۔ وہ قید میں تھے اور ادھر اگرتلہ منصوبے کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ہوا یوں کہ اگرتلہ منصوبے میں شامل کچھ لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ مجیب الرحمان کا رائٹ ہینڈ لیفٹیننٹ معظم حسین بھارت سے ملنے والے فنڈز میں خرد برد کر رہا ہے، یعنی سارے فنڈز لیڈرز تک ٹرانسفر نہیں ہوتے، کچھ راستے میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بس یہ شک ہونے کے کچھ ہی دنوں کے اندر سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا اور کسی دل جلے نے مخبری کر دی۔ سازش کا علم ہوتے ہی ایوب خان کی حکومت فوراً حرکت میں آئی۔ دسمبر 1967 میں بحریہ اور ایئر فورس کے ملازمین سمیت 28 افراد کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ 18 جنوری 1968 کو اسی الزام میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی، جو پہلے سے حراست میں تھے، انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ اگرتلہ سازش کیس میں مجیب الرحمان سمیت 35 لوگوں کا ٹرائل 19 جون 1968 کو ڈھاکہ چھاؤنی میں شروع ہوا۔ یہ مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جا رہا تھا، جس میں فورن میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ مجیب الرحمان کو عدالت میں لایا گیا تو انہوں نے اس جرم کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ پاکستانی اخبارات نے یہ بھی لکھا کہ 11 افراد کو شیخ مجیب الرحمان کے خلاف سرکاری گواہ یا اپروور بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ بعد میں پروسیکیوٹر نے 232 گواہان کی لسٹ بھی عدالت میں پیش کر دی تھی۔ گواہان کی لمبی لسٹ اور حکومت کے دعووں کو دیکھتے ہوئے لگتا تھا کہ اگرتلہ سازش کیس میں مجیب الرحمان اور ان کے ساتھیوں کو سزا ہو جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ عوامی لیگ کے مطابق یہ اس لیے تھا کہ مقدمہ ہی جنرل ایوب خان نے جھوٹ پر قائم کیا تھا، لیکن میجر جنرل خادم حسین کے مطابق مقدمہ تو مضبوط تھا، لیکن پروسیکیوشن کی غلطی سے کیس لٹک گیا۔ برطانوی مصنف ٹالبوٹ لکھتے ہیں کہ پروسیکیوٹر نے اتنے اناڑی پن کا مظاہرہ کیا کہ عدالت میں موجود لوگوں کو ملزمان سے ہمدردی ہو گئی۔ ایسے میں قیدیوں پر پولیس تشدد کی خبریں بھی پھیلنے لگیں۔ حکومت کے بہت سے وٹنسز نے بھی عدالت میں آ کر سٹیٹمنٹس دیں کہ ان سے زبردستی بیان لیا جا رہا ہے۔
इन बातों से हुकूमत का केस बहुत कमज़ोर हो गया। यही नहीं, फिर एक कत्ल हुआ और मामला मज़ीद बिगड़ गया। 15 फरवरी 1969 को अगरतला केस के 2 मुलज़िमों फ्लाइट सार्जेंट फजल हक और सार्जेंट ज़हूरुल हक ने गार्ड से राइफलें छीनकर फरार होने की कोशिश की। पुलिस की फायरिंग से फजल हक जख्मी हुआ और ज़हूरुल हक मारा गया। ज़हूरुल हक के जनाजे पर ढाका में हंगामे शुरू हो गए। मुजाहिरीन ने 2 वज़ीरों के घर, पुलिस बैरक्स और कई इमारतों को आग लगा दी। इधर ये हालात चल रहे थे और उधर जनरल अयूब खान के खिलाफ पूरे मुल्क में मूवमेंट भी चल रही थी, जिसमें स्टूडेंट्स पेश थे। इस तहरीक के दौरान ढाका में पुलिस की फायरिंग से एक स्टूडेंट जान से चला गया। पुलिस फायरिंग के खिलाफ मशरकी और मगरबी पाकिस्तान दोनों तरफ के तलबा सड़कों पर निकल आए। लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कराची में तलबा के बड़े बड़े मुजाहरे हुए और पुलिस से शदीद झड़पें भी इस दौरान में होती रहीं। ये एक ज़बरदस्त अवामी तहरीक थी। तलबा के बाद सियासी और मजहबी जमातें भी इसमें शामिल हो गईं। जनरल अयूब खान ने ज़बरदस्त एहतजाजी तहरीक के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने 21 फरवरी 1969 को ऐलान किया कि वो आने वाले इलेक्शंस में उम्मीदवार नहीं होंगे। इस ऐलान के अगले ही दिन 22 फरवरी को हुकूमत ने अगरतला साजिश केस भी वापस लेकर शेख मुजीबुर रहमान समेत तमाम गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया। यही वजह है कि अगरतला साजिश एक मुअम्मा है कि इस मामले को किसी मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। अवामी लीग की वेबसाइट पर तो ये लिखा है कि अयूब खान हुकूमत ने मुजीबुर रहमान के 6 नुकाती प्रोग्राम से खौफजदा होकर उन्हें अगरतला केस में गिरफ्तार किया था। मुजीबुर रहमान ने खुद भी अदालत में इस इल्ज़ाम से इनकार किया था, लेकिन बरतानवी मुसन्निफ टालबोट लिखते हैं कि मुजीबुर रहमान ने अगरतला में भारतीय अफसरों से मुलाकात की थी और अवामी लीग के लोग 1965 के बाद भी इंडियन एजेंट्स से मिलते रहे थे। अगरतला साजिश केस के बाज़ मुलज़मान ने भी बांग्लादेश की अलहदगी के बाद इस साजिश का एतराफ़ कर लिया था। इनमें बांग्लादेश के साबिक डिप्टी स्पीकर शौकत अली भी शामिल हैं। उन्होंने ये एतराफ़ किया कि वो मुजीबुर रहमान की क़यादत में मुसल्लह इनकलाब के ज़रिए मशरकी पाकिस्तान को अलग करना चाहते थे। तो फिर यूँ हुआ कि जब शेख मुजीबुर रहमान रिहा होकर ढाका अपने घर पहुँचे तो उनकी बड़ी बेटी शेख हसीना वाजिद, जो अब बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो उस वक्त यूनिवर्सिटी में तालिबा थी। जब उन्हें अपने बाप की आमद की खबर मिली तो वो रक्शे में बैठकर घर पहुंची। उन्होंने बाप को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। होते होते पूरा शहर ही उनके दरवाजे पर उमड़ आया। शेख मुजीबुर रहमान एक खुली जीप में सवार होकर जुलूस की शक्ल में घर से बाहर निकले तो हर तरफ से उन पर फूलों की बारिश होने लगी। अगले रोज़ ढाका के रेस कोर्स मैदान में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, जिसमें बंगाली तलबा ने शेख मुजीबुर रहमान को बंगा बांधू यानी बंगाल के दोस्त का खिताब दिया और फिर वो इसी नाम से मशहूर हुए और आज तक हैं। इसी जलसे में शेख मुजीब ने एक अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा, मशरकी पाकिस्तान के अवाम अलहदगी हरगिज़ नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के तमाम शोबों में उन्हें अपना जायज़ हक मिले। उन्होंने ये भी कहा कि वो साजिशों पर यकीन ही नहीं रखते और उन्हें खुदा के अलावा किसी का खौफ नहीं है। जब शेख मुजीब रिहा हुए तो पाकिस्तान में 1970 के इलेक्शन होने वाले थे, जो पाकिस्तान की तारीख के ज़ाहिर है अहम तरीन इलेक्शन थे। तो ऐसे में तमाम पार्टियों की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें इलेक्शन और बाद के मामला तय होना थे। इसी मौके पर शेख मुजीबुर रहमान और जनरल अयूब खान की एक यादगार मुलाकात हुई, जिसने बाद के वाक़यात में अहम किरदार अदा किया। तो जनरल अयूब खान और शेख मुजीबुर रहमान की मुलाकात की एक वजह थी, वो ये कि जनरल अयूब खान ने बयान दिया था कि मशरकी पाकिस्तान में बाहर के मुल्क से शरपसंद दाखिल हो रहे हैं और लोगों को सस्ते दामों राइफलें फ़रोख्त कर रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने इसके जवाब में अगले रोज़ जनरल अयूब से मुलाकात की और कहा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा कुछ भी मशरकी पाकिस्तान में नहीं हो रहा।
शेख मुजीबुर रहमान ने उल्टा इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात जो जनरल अयूब ने ही बनाई थी, जिसका नाम कन्वेंशन लीग था, उसके लोग ऐसी शरारतें कर रहे हैं और वो जनरल अयूब को गलत इतलात दे रहे हैं। इस पर जनरल अयूब ने कहा, क्या वो लोग अपने घरों को जलाने की शरारत भी खुद ही कर रहे हैं? जनरल अयूब ऐसा इसलिए कह रहे थे कि मशरकी पाकिस्तान में कन्वेंशन लीग के कई लीडर्स के घरों को आग लगाई गई थी। तो जब सदर जनरल अयूब खान ने ये बात मुजीबुर रहमान के सामने रखी तो मुजीबुर रहमान खामोश हो गए और उन्होंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान ढाका वापस चले आए। अगले माह मार्च 1969 में जनरल याहिया खान ने जनरल अयूब खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया और खुद सदर बन गए। मेजर जनरल खादिम हुसैन, जिनकी पोस्टिंग मशरकी पाकिस्तान में थी, वो लिखते हैं कि जनरल याहिया के दौर में शेख मुजीबुर रहमान मशरकी पाकिस्तान में जगह जगह सख्त तकरीरें कर रहे थे। वो वफाकी हुकूमत, पंजाबियों और बिहारियों के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, जिससे नफरत फैलती थी। लेकिन चूंकि जनरल याहिया ने उन्हें मुकद्दस गाय का दर्जा दे दिया था, इसलिए शेख मुजीब को वो छू भी नहीं सकते थे। वो लिखते हैं कि इस बात का फ़ायदा उठाते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने गैर बंगालियों के खिलाफ दिल खोल कर नफरत फैलाई। 28 नवंबर 1969 को जनरल याहिया ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन के लिए अक्टूबर की डेट फिक्स की गई। एक आदमी एक वोट का असूल तय किया गया। याद रहे कि 1970 का इलेक्शन जीतने वाली असम्बली को पाकिस्तान का आइन बनाना था, तो इस ज़िमन में जनरल याहिया ने 2 शर्तें रख दी। एक ये कि इस मुल्क का आइन इस्लामी ही होगा। दूसरा ये कि अगर नई असम्बली 4 माह में आइन ना बना सकी तो इसे तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने अपने खिताब में सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी देने का वादा भी कर लिया। इलेक्शन की तैयारियां ज़ोर शोर से और जलसे जुलूस पहले से ज़्यादा शिद्दत से और जोशो खरोश से होने लगे। लेकिन इस दौरान इलेक्शन से पहले इंडिया ने मशरकी बंगाल पर हमला कर दिया। क्यों? वो क्या वाक़या था जिसने जंग से पहले लाखों बंगालियों को मौत के घाट उतार दिया? जनरल याहिया खान को इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट दिखाई तो वो आपे से बाहर हो गए। ये रिपोर्ट क्या थी? मशरकी पाकिस्तान को सबसे पहले बांग्लादेश का नाम किसने दिया? दोस्तों, हमने पिछली किस्त में आपसे वादा किया था कि हम आपको मशरकी पाकिस्तान पर भारतीय हमले समेत कई अहम वाक़यात दिखाएंगे, लेकिन वक्त की कमी की वजह से इस किस्त में ये सब दिखाना इंसाफ नहीं होगा। इसलिए ये सब आपको अगली किस्त में ज़रूर दिखाया जाएगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस सिलसिले को इसी तरह से हम जारी रख सकते हैं और आपका यही ताउन हमें दरकार है। देखो सुनो जानों को सब्सक्राइब कीजिए और 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का हिस्सा बनिए। शुक्रिया। 1971 की कहानी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि 1965 में क्या हुआ था तो यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ जानिए नवाज शरीफ की सऊदी अरब डील क्या थी, और ये रही मिस्र की आखिरी मलका क्लोपेत्रा की वो कहानी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, ना देखी हो।